नमस्कार। देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। प्रेस वार्ता में हम लगातार बात करते हैं वो खबरें जो आज पूरा दिन भर सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं और उसके साथ ही वो खबरें जो आज पूरा दिन न्यूज चैनल्स पर हेडलाइंस बनी रहेंगी। सोशल मीडिया पर ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज पूरा दिन ट्रेंड करने वाली हैं, और चलिए चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज पाठक एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ ज्ञानेश वर्मा लखनऊ ब्यूरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही महेश सैनी हमारे साथ स्टेट ब्यूरो हेड उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले सूरज पाठक जी, आप ही का मैं रुख करना चाहूंगी और आपसे चाहूंगी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की वो कौन सी खबरें हैं जो आज पूरा दिन सुर्खियां बटोरने वाली हैं। बिल्कुल ऋषिका, सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा। जो हादसे की खबर है, दरअसल ईरानी जो राष्ट्रपति हैं हम्म। रईसी, उनके संदर्भ में जो खबर कल दिन भर जिस पे कयास लगाए जाते रहे हैं, क्योंकि परसों जब उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था तो कई तरह के कयास लगाए गए, सुर्खियां रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खबर को लेकर के तमाम चर्चाएं हुई हैं। हम्म। लेकिन बात हो गई कि ईरानी राष्ट्रपति जो हैं रईसी और विदेश मंत्री, उनका पहले कयास थे कि वो जिंदा हैं या नहीं हैं, जो हादसा हुआ है वो कितना गंभीर है। लेकिन स्पष्ट हो गया है कि 9 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और उससे उनके निधन की पुष्टि कर दी गई है। दूसरी तरफ उसको लेकर के तमाम तरह की चीजें सामने आ रही हैं। सबसे पहली चीज जो सामने आ रही है कि वो जो इलाका है जहां हादसा हुआ है वो इजरायली मोसाद का कभी गढ़ रहा है। हम्म। सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर अजरबैजान में खुफिया एजेंट सक्रिय हैं तो और मौसम खराब था तो उनको सड़क मार्ग से क्यों नहीं लेके गए। हम्म। कि खराब मौसम में फ्लाइट रोकी जा सकती थी और हेलीकॉप्टर से ना जा करके सड़क मार्ग से जाया जा सकता था। हम्म। दूसरी तरफ ये बात भी आई है कि जहां इजराइल ने ईरानी हमलावरों को पलटवार किया है, लेकिन इस तमाम चीज को लो प्रोफाइल रखा गया था। मोसाद को लेकर जो बात सामने आ रही है कि रईसी राष्ट्रपति की मौत की जांच के नतीजे अभी हालांकि सामने आना बाकी हैं। जो फौरी तौर पर बातें सामने आई हैं उसको लेकर के कयास लगाया जाए। सबसे बड़ा सवाल है कि क्रैश साइट अजरबैजान को लेकर किया। ईरान के पड़ोसी देश अजरबैजान से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं हमेशा और अजरबैजान मध्य एशिया का एकमात्र मुस्लिम देश है हम्म। जिसके इजराइल के साथ दोस्ताना रिश्ते रहे हैं। रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान में जहां क्रैश हुआ वो पहाड़ी वाला दुर्गम इलाका है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर मोसाद के कई खुफिया एजेंट सक्रिय रहते हैं। पिछले साल ईरान ने अजरबैजान में रहकर इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में एक महिला सहित 4 लोगों को फांसी की सजा दे दी थी। हम्म। फिलहाल अ, जो हेलीकॉप्टर क्रैश का मामला है उसे मौसम की खराबी के कारण बताया जा रहा है। बात करूंगा मैं कि भारत में जिस तरह से चुनावी बुखार जो चल रहा है, चुनावी मौसम जो चल रहा है, उसको लेकर के कल जिस तरह से बात सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यकों के लिए जो बात कही है उसको लेकर तमाम सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों की विरोधी नहीं है। हम्म। और उन्होंने कहा है कि हम अल्पसंख्यकों का विरोध नहीं करते और न ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई शब्द बोला जाता है। हम्म। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम किसी भी समुदाय के व्यक्ति को, किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति को विशेष नागरिक नहीं मानेंगे कि वो स्पेशल है। यदि वो एक संप्रदाय से आते हैं तो वो स्पेशल हैं, ऐसा हम घोषित नहीं करते। हमारे लिए सभी बराबर हैं। उन्होंने कई मुद्दों पर बात की है। उन्होंने बात की है लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर के। तो उन्होंने कहा है कि एनडीए चुनाव परिणामों में आगे रहने वाली है। कांग्रेस और इंडी अलायंस का कई राज्यों में खाता भी नहीं खुलेगा और 400 पार की बात उन्होंने फिर दोहराई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को लेकर उन्होंने जो बात कही कि पाकिस्तानी नेता कांग्रेस के शहजादे की तारीफ कर रहे हैं। हम्म। कांग्रेस का भी मानना है कि पाक के समर्थन से उन्हें फायदा मिलेगा, लेकिन कांग्रेस का देश की जमीनी हकीकत से वास्ता खत्म हो चुका है, ये उन्होंने कहा है। दूसरी तरफ उन्होंने एक बात और कही है कि ये भी कहा जा सकता है कि तृणमूल वोट बैंक की राजनीति के लिए रामकृष्ण मिशन और आश्रम के साधुओं पर हमले करा रही है। हम्म। हालांकि इस मामले को लेकर के चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के में उन्होंने कहा है कि झारग्राम में नतीजों के बाद इंडी गठबंधन बिखर जाएगा। उड़ीसा के जो ढेंकनाल में है
वहां पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ ना तो संपदा सुरक्षित है और ना ही संस्कृति सुरक्षित है और ना सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित है मंदिर को लेकर के। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ मंदिर के भंडार की जो चाबी है उसका भी अता पता नहीं है। दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो जिस तरह से चुनावी समीकरण चल रहे हैं, कल 5वें चरण का मतदान हुआ है और 5वें चरण के मतदान को लेकर के तमाम चीजें सामने आई थी कि मतदान के प्रतिशत को लेकर के, हालांकि 2019 के मुकाबले तब भी मतदान का प्रतिशत कम रहा है। कहीं ये जरूर देखा गया है कि मतदान के प्रतिशत किसी बूथ पर बढ़ा जरूर हो, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2019 के मुकाबले 2024 का जो मतदान प्रतिशत रहा है इन 8 राज्यों के 49 सीटों पर, तो वो कमतर ही नजर आया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सोलदा गांव में 100% वोटिंग हुई है। एक वोटर जो था वहां का, एक मतदाता, वो बेंगलुरु में रह रहा था, उसे बुलाया गया है। दूसरी तरफ देखें कि कांग्रेस की यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के परिदृश्य में, तो कल कांग्रेस में 29 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर मतदान के बाद में पहली बार प्रत्याशियों को बुला करके कांग्रेस कार्यालय में बैठक रखी गई थी। उस बैठक में जो चीजें सामने आई हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं ये बात आ रही थी कि संगठन में जिस तरह से बिखराव हो रहा है, उस बिखराव को रोकने के लिए या संगठन में हो रही टूट को रोकने के लिए ये बात सामने आ रही थी कि इस बैठक को बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा था। लेकिन नेता प्रतिपक्ष शुभंकर सिंगार और छिंदवाड़ा से लोकसभा प्रत्याशी नकुल नाथ इस बैठक में पहुंचे ही नहीं। कमलनाथ थोड़ी देर के लिए पहुंचे और उसके बाद में अपना किसी कार्य को लेकर के उन्हें कहीं जाना था, तो वो बैठक से चले गए। दूसरी तरफ राजगढ़ जो प्रत्याशी दिग्विजय सिंह हैं, दिग्विजय सिंह भी बिहार से वर्चुअल इस बैठक में जुड़े और आपस में ही यहाँ पर एक दूसरे पर रार प्रतिकार ये सब नजर आया। बिल्कुल कांग्रेस की बैठक में जैसे कि कहा गया कि आपने बताया प्रत्याशियों का कि जो गुस्सा पूछा था। कमेटी में जो सारी चीजें देखी गई कल, जो आपने बताया कि जैसे कमलनाथ जी को जाना था वो चले गए, और जैसे आपने बताया कि कमेटी के अंदर ही कांग्रेस में जो रार प्रतिरार है वो देखने को मिल रहा है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को उठाना पड़ता है। लेकिन एक सवाल और है सूरज जी, अब कल 5वें चरण की आपने जो बात की है, ओवरऑल मत प्रतिशत अगर हम देखें तो जैसा आपने बताया 2019 से जो है वो कम रहा, लेकिन फिर भी जो मत प्रतिशत है वो 63% के आसपास का रहा ओवरऑल 49 सीटों पर। अब ये जो मत प्रतिशत है 63% का, वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण से ज्यादा रहा 5वें चरण में, यानी मतदाताओं में उत्साह दिखा। एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, जैसे मत प्रतिशत जब कम था तो राजनीतिक दलों की चिंता तब भी बढ़ी हुई थी, और अब मत प्रतिशत जब बढ़ गया है तब भी राजनीतिक दलों की जो चिंता है वो बढ़ी हुई है कि ये जो बढ़ता हुआ मत प्रतिशत है ये किसके पाले में जा रहा है। देखिए ऋषिका, होता यूं है कि जो सियासी गलियारों में चर्चाएं होती हैं या राजनीतिक विश्लेषक मतदान के प्रतिशत को लेकर के एक आकलन करते हैं। कई बार होता है कि जब मतदान का प्रतिशत बहुत ज्यादा कम होता है तो मतदाता की उदासीनता उजागर होती है। दूसरी तरफ कई बार जब मतदान का प्रतिशत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो भी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, चुनावी समीकरणों का विश्लेषण करने वाले हैं, उनका एक आकलन होता है कि ये जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, या तो ये किसी के विरोध में बढ़ा है या किसी के समर्थन में बढ़ा है। तो ये विरोध और समर्थन का जो रेशो चलता है और मतदान का प्रतिशत लगभग सम स्थिति में भी होता है, तो सियासी गलियारों में जो चर्चाएं होती हैं कि वो किसी के विरोध में मत ज्यादा पड़ गए हैं, किसी के समर्थन में मत ज्यादा पड़ गए हैं, तो इन बातों को लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए जाते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि कल जिन 49 सीटों पर मतदान हुआ है, ओवरऑल पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण, क्योंकि पहले चरण में मतदान का जो प्रतिशत रहा है उसको लेकर के सियासी गलियारों में चर्चाएं तो थी, लेकिन राजनीतिक दलों में के माथे पर चिंता की लकीरें देखी गई, क्योंकि मतदान का कम होना जीत और हार के अंतर को भी कम करता है। दूसरी तरफ इस बात की चिंता बढ़ा देता है कि आखिर मतदाता इतना उदासीन क्यों है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी आधे से ज्यादा सीटों पर, क्योंकि जीत तो उनकी उसमें पिछली बार तय हो गई थी, लगभग कई सीटों पर उन्होंने वही प्रत्याशी भी उतारे हैं, प्रत्याशी नहीं बदले हैं, तो इस बार ये आंकड़ा लगाया जा रहा था, अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए जहां चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ वो वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, वो जीत का अंतर बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रही है। हम बात करें अगर 2019 के चुनाव की, 2019 में सबसे ज्यादा मतांतर से जीतने वाले शंकर लालवानी मध्य प्रदेश की इंदौर सीट से चुनाव लड़े थे। उनको कुल 10 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और लगभग 5,49,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज कराई थी।
लेकिन इस बार देखा गया कि वो उसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, शंकर लालवानी इंदौर लोकसभा सीट से, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी का उनके समक्ष ना होना या उनके प्रतिकार में ना होना क्या उनकी जीत के अंतर को बढ़ाएगा? क्योंकि कुछ सीटें, कुछ मत जो हैं पिछली बार कांग्रेस प्रत्याशी को भी मिले थे, लेकिन इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी का मैदान में ही ना होना, अब संशय इस बात को लेकर के है कि क्या वो जो 5,49,000 वोटों का अंतर था वो इस बार ज्यादा बढ़ जाएगा, या फिर कांग्रेस ठीक के है। प्रत्याशी के ना होने से वोट का परसेंटेज जो कम हुआ है, वो वोट का परसेंटेज कम होने से वो जीत का अंतर भी कम हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ इस विचार को लेकर के चल रही थी कि हमें जीत के अंतर को बढ़ाना है, दूसरी तरफ यदि हम बात करें कि जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है या चतुर्कोणीय मुकाबला है, कुछ ऐसे प्रत्याशी कुछ सीटों पर है, तो वहां वोट के परसेंटेज का इस तरह से ज्यादा हायर ना हो जाना या बहुत ज्यादा लोएस्ट ना हो जाना भी इस बात को लेकर के चिंता जाहिर करता है कि यदि वो वोट का परसेंटेज, वोट शेयर बढ़ा है, जहां भारतीय जनता पार्टी सीधे मुकाबले में है, वहां तो या तो वोट शेयर अगर बढ़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया है, कांग्रेस के पक्ष में गया है। लेकिन जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है वहां वोट परसेंटेज बढ़ जाना इस बात को जाहिर करता है कि यदि वोट परसेंट बढ़ा है तो वोट बटा भी होगा। क्योंकि हमने कई बार ये भी देखा कि जिस तरह से कई बार सियासी गलियारों में चर्चा होती है कि जो इंडिया अलायंस है, विपक्षी गठबंधन है, वो खेमों में बटा हुआ है। सभी राज्यों में अपने अपने उनके खेमे चल रहे हैं। हम बात करें कि आम आदमी पार्टी के साथ जिस तरह से गठबंधन हुआ तो पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रही है। दूसरी तरफ हम पश्चिम बंगाल में देखें, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर एक दल के प्रत्याशी दूसरे दल के प्रत्याशी के लिए वोट कटवा साबित होते हैं कि वो वोट काटने के लिए खड़े होते हैं। मध्य प्रदेश के चुनावों में जैसा हमने देखा कि कई सीटों पर एक ही नाम के प्रत्याशी उतारे गए, हम नाम प्रत्याशियों के उतारने से भी वोट बटने की संभावना हो जाती है। तो ये विपक्षी दलों की एक तरह से रणनीति होती है वोट काटने के लिए या वोट बांटने के लिए। तो मतदाता के मन पर जो बातें असर करती हैं, यदि किसी बूथ पर, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश के सोलदा गांव का कि वहां पर 100% वोटिंग हुई है, तो वहां के मतदाताओं का जागरूक होना बताता है। दूसरी तरफ या तो उस पोलिंग बूथ के अंतर्गत जो लोग आते हैं वो किसी एक राजनीतिक दल के ज्यादा प्रभाव में है या किसी एक व्यक्ति के ज्यादा प्रभाव में है या फिर उनके विरोध में है। क्योंकि कई बार हमने ये भी देखा है कि जहाँ विरोध में वोट पड़ते हैं कहीं समर्थन में ही वोट पड़ते हैं। ठीक है सूरज जी, जैसे आपने बताया कि जिस तरह से मत प्रतिशत जो है वो बढ़ा है, तो राजनीतिक दलों की जो चिंता है वो तो बड़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टारगेट रखा गया था, जीत हार का जो अंतर था, इससे उसके घटने और बढ़ने पर भी असर जो है वो पड़ता है। क्योंकि चुनाव की बात हम कर रहे हैं और इसी के साथ ज्ञानेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। कल उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर भी मतदान हुआ है और क्या कुछ स्थिति उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर हम देख सकते हैं। रायबरेली और अमेठी सीट की चर्चा, जिसकी पूरे दिन भर चर्चा हुई है, क्योंकि ये वो दो हॉट सीट हैं जिन पर सभी की नजर थी और तमाम जो प्रयास हैं इस पर किए गए हैं। देखिए रिश्का जी, कल जो है 5वें चरण के 14 जो है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अगर हम देखें तो एक विधानसभा उप निर्वाचन क्षेत्र का मतदान जो है वो संपन्न कराया है निर्वाचन विभाग ने। तो उसमें अगर हम बात करें तो उसमें मोहनलालगंज है, लखनऊ है, रायबरेली है, अमेठी है, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, कैसरगंज, गोंडा। और इसके तहत अगर हम देखें तो 193 लखनऊ पूर्व में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। लेकिन एक बड़ी खबर आई है इसी की पे रिश्का जी कि कुछ ऐसी जगह है जहां पर एक भी वोट नहीं डाला है लोगों ने। वो ऐसी जगह हैं, जैसे हम बात करें मतदान सुबह लगभग 7 बजे की शुरुआत हुई और वो जगह है कौशाम्बी का एक ऐसा गांव है जहां तक अब एक भी मतदान नहीं हुआ, लोगों ने वोटिंग नहीं की है। जानकारी के मुताबिक कौशाम्बी के सिराथू तहसील के हिसामपुर माड़ू गांव के हजारों ग्रामीणों ने मतदान करने से इनकार कर दिया और जब वहां के अधिकारियों ने उनको समझाने का भी प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, इसलिए मैं जो मतदान है उसको मैं बहिष्कार कर रहा हूँ। हालांकि उन्होंने पोस्टर भी लगाए और उन्हें सभी मतदान केंद्र के बाहर मतदान का विरोध कर रहे थे। वहीं मतदाता केंद्र पर बैठे चुनाव कर्मी वोटों के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहां पर कोई नहीं पहुंचा और वोटिंग नहीं की। ये एक बड़ा सवाल है कि सोचिए, सरकार कहती है कि लगातार अपने गुणगान करती है और ऐसी जनता है ग्रामीण क्षेत्रों में जो वोट नहीं डालती। उनका मेन कहना है कि 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ, ना तो पुल बना है, ना सड़क बनी है, ना तो नाली बनी है। तो अगर ऐसे मुद्दे हैं और सरकार अपने आप को डिजिटल की बात करती है रिश्का जी, और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो एक महोबा जगह है, वहां भी लोगों ने वोट नहीं डाला। यूपी के महोबा भी एक वोट नहीं पड़ा है।
तो उत्तर प्रदेश के लिए अगर देखें तो बड़ी शर्मनाक ये बात है कि ग्रामीणों ने वोट नहीं डाला। उसका मेन कारण है कि सरकार ने काम नहीं किया, विधायक सांसद ने काम नहीं किया। तो इसका बड़ा प्रश्न है कि अगर ये बहिष्कार होता है तो वो किसकी जिम्मेदारी होती है? ये भी सरकार की जिम्मेदारी है कहीं न कहीं। तो इस चीज़ को अगर समय रहते, चाहे वो निर्वाचन विभाग हो, चाहे सांसद विधायक हो, अगर वो संज्ञान में नहीं लेते, तो आने वाला समय एक ऐसा भी है रिश्का जी, जो वोट नहीं डालेंगे तब ये किसके पक्ष में जाएगी? बिल्कुल भाई ठीक। ये जनता किसके पक्ष में है कहीं न कहीं? अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ में भी ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ पे लोगों ने होल्डिंग लगाया है कि मैं वोट नहीं दूँगा, क्योंकि यहाँ 2500 साल से नाली जो है वो जाम है और उसको सही नहीं कराया जा रहा। तो एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि सोचिए आप कि जो महोबा में ग्रामीणों को मनाने के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी समेत सीडीओ भी मौके पर पहुंचे, लेकिन सभी अधिकारी नियमित रूप से ग्रामीणों को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। उन्होंने कहा कोई चीज हमको लिख के दिया जाएगा, उसके बाद भी मतदान करूंगा। और ना तो किसी ने मतदान लिख के दिया और ना उन्होंने मतदान किया। तो सोचिए चाहे वो सरकार हो चाहे अधिकारी हो, किस मामले में फेल होता नजर आ रहा है। तो एक बड़ा प्रश्न है कहीं न कहीं रिश्का जी, अगर लोगों ने समय रहते इसका संज्ञान नहीं लिया, तो जनता अब ये निर्णय क्या कौन करेगा भाई? कि वहाँ की जनता को संतुष्टि नहीं दे पाई कि वो वोट किसके पक्ष में करे, वो तो छोड़ दीजिए। जब कोई काम ही नहीं हो रहा है तो किसके पक्ष में वोट डालेगी? बिल्कुल ठीक। अब हम बात करेंगे रिश्का जी की जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव ने, वो उन्होंने डुमरियागंज में जनसभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए बहुजन पार्टी पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि एक दल है जिसका एक विधायक गलती से जीत गया है और उन्होंने अंदर ही अंदर बीजेपी से हाथ मिला लिया है। बहुजन समाज के लोगों से अपील है, ये लोग संविधान को बदल कर हक छीनना चाहते हैं। हम्म। इसलिए चुनाव में वोट करते समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का काम करें। तो इस तरीके से डुमरियागंज में जो मुखिया हैं अखिलेश यादव ने कहा, वो संविधान बदलना चाहते हैं, हर व्यवस्था बदलना चाहते हैं, इसलिए नारा दे रहे हैं 400 पार। लेकिन जनता इस बार उन्हें हराएगी। इस बार देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देगी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा दिल्ली में सरकार बनने जा रही है और 30 लाख नौकरियां खाली हैं। अपने नौजवानों को 30 लाख नौकरियां आरक्षण का पालन करते हुए दिलाएंगे और अग्निवीर की व्यवस्था को भी खत्म करने का काम करेंगे। इसी कड़ी में हम बात करें तो देखिए, पांचवा संपन्न हो चुका था चुनाव और इसके बाद में जो अब पार्टियां हैं कहीं न कहीं वो पूरी ताकत लगा रही है। वही चाहे योगी हों चाहे मोदी हों, लगातार जो अपनी जनसभाएं हैं वो भी कर रहे हैं। एक बड़ी खबर आई थी कि आगरा का एक धन कुबेरी है जो जिसके पास में बहुत सारी धनराशि प्राप्त हुई है। ये अगर देखें रिश्का जी तो पलंग, अलमारी और जूतों के डिब्बे में नोटों की गड्डियां निकल रही थी। एक आगरा में जूता कारोबारी के घर पर जब इनकम टैक्स की छापेमारी हुई थी, तो उनके वहां अगर बात करें तो दीवारों में 500 के नोटों की गड्डियां निकल रही हैं और 14 ठिकानों पर 2 दिनों में जो नोटों की गिनती चल रही है। ठीक वहीं है। आयकर विभाग की 100 से अधिक अधिकारियों की टीमों के छापे से 3 जूतों कारोबारियों के यहाँ करीब 54 करोड़ रुपए की नकदी 2 दिनों में बरामद हुई और शनिवार दोपहर से जारी हुई थी, जिसके रविवार तक चली है। और घर के अंदर पलंग, अलमारी, जूते के डिब्बों, थैलों, दीवारों पर भी 500 के नोटों की गड्डियां निकलने से इनकम टैक्स अफसर भी हैरान। तो हर बिलाव ट्रेडर्स के यहाँ सबसे ज्यादा नकदी मिली थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ज्ञानेश जी। ये जो कैश मिला है इसको लेकर जांच जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से की जा रही है और तमाम जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में हम सियासत देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सियासत तेज है, जिस तरह से अखिलेश यादव जो है वो एक तरफ तंज कस रहे हैं, वही बीजेपी भी 80 की 80 सीटों पर जीतने का दावा तो कर ही रही है। और अभी 2 चरण बाकी है, 114 सीटों पर चुनाव शेष है। उसके बाद 4 जून को नतीजे और परिणाम का इंतजार सभी को है कि क्या होने वाला है, क्योंकि बेहद दिलचस्प ये जो 2024 का चुनाव है वो होता जा रहा है। अब इसी के साथ महेश सैनी जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर तमाम जो है वो बातें सामने आ रही है। अब देखिए सरकार जो है वो दावे कर रही है कि जो व्यवस्थाएं हैं चारधाम यात्रा को लेकर वो सुगम की गई हैं, लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, लगातार जायजा लिया जा रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन इसको लेकर दिक्कत बनी हुई है। इसके साथ ही फर्जी बस रजिस्ट्रेशन की कई बार बातें सामने आई है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की क्या तैयारियां है? ऋषिका जी, मैं आपको बता दूं कि 12 मई में केदारनाथ धाम 10 मई में केदारनाथ धाम का कपाट खुले थे। 12 मई में बद्रीनाथ का कपाट खुले थे। कल का ऐसा बहुत बड़ा दिन रहा है जिसमें लगभग 28 से 29 हजार श्रद्धालु वहां पहुंच गए थे और
जो व्यवस्थाएं हैं वो ध्वस्त होती नजर आ रही है। हम्म। दूसरी तरफ केदारनाथ की मैं बात करूं तो केदारनाथ में सोनप्रयाग करके एक जगह है जहां से घाटा और सोनप्रयाग के लिए जो रास्ता जाता है, जो गुप्त काशी से होते हुए जाता है, तो वहां पर कल स्थिति ये बन गई थी कि श्रद्धालु इसे तादाद में पहुंच गए थे कि वहां पर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी। लगभग 5 घंटे मशक्कत करने के बाद स्टेट पुलिस के पसीने छूट गए, एसडीआरएफ के पसीने छूट गए, तब जाकर के वहां पर व्यवस्था बनी। चूंकि श्रद्धालु बैरिकेडिंग तोड़ करके बाजार की तरफ उन्होंने रुख कर लिया, तो कुछ लोगों जो है गांव की तरफ, शहर की तरफ आ गए, तो उससे बड़ी अव्यवस्था फैल गई थी। बहुत बड़ा समस्या का कारण ये रहा कि सब्र जो है वो नहीं कर पा रहे थे श्रद्धालु। हम्म। दूसरी ओर आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 31 मई तक बंद कर दिए गए हैं, ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहीं पर बने हुए हैं। कल दोपहर के समय सीएम धामी ने जो श्रद्धालु थे उनको आश्वासन किया था कि हम आपको जल्द ही आपके दर्शन की व्यवस्था कराएंगे, और कुछ लोगों को उन्होंने वहां पर भेजा भी था, जिसमें साउथ के कुछ राज्य थे, तमिलनाडु तमिलनाडु थे, केरला था, और हम्म। बहुत सारे राज्यों से, नॉर्थ ईस्ट से भी लोग आए हुए थे। उन लोगों को उनकी व्यवस्था, श्रद्धालुओं की व्यवस्था करी। लगभग 19 एक चैप्टर में बनाया गया है, जिसमें से लगभग 7 चैप्टर की, यानी कि 7 सर्किल में उन्हें डिवाइड करके भेजा गया था कल। लगभग आज लोग 12 सर्किल में और लोग भेजे जाएंगे। लेकिन दबाव बना हुआ है, पर्यटक बहुत ज्यादा रहे, साथ साथ श्रद्धालुओं के साथ में अभी चूंकि गर्मी है, गर्मी के कारण नैनीताल, मसूरी में लोगों का आवागमन बढ़ गया है। इससे भी एक परेशानी का सबब हो रहा है। हम्म। इसी का एक बात आपको और बता दूं, कल एक दुर्घटना और हुई है यहाँ पर। एक विदेशी पर्यटक जो लंदन से यहाँ अपने दंपति आए थे, वो ऋषिकेश में नहा रहे थे गंगा जी में, और उनका पैर फिसलने के कारण वो गंगा जी में चले गए, और बहुत मशक्कत के बाद रात लगभग 2:30 बजे के आसपास उनकी डेड बॉडी मिली है। लंदन से ये आए थे, जो स्वामी आश्रम के आसपास का ये घटना बताई जा रही है। हम्म। और ऋषि का एक और बात बता दूं हमको, मुख्यमंत्री धामी बड़ी शिद्दत के साथ में लगातार मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं। उन्होंने फिर भी प्रयास किया है किसी भी तरीके से ये यात्रा अच्छे से संपन्न हो। उसके लिए उन्होंने डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, इन सब को लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए कहा है, और अतिरिक्त जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वहां पर लगा दिए गए हैं। लेकिन अभी जो श्रद्धालु हैं, वो उनकी तादाद बहुत ज्यादा होने के कारण बहुत दिक्कतों का सामना अभी करना पड़ रहा है। हाई कोर्ट की बैच को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जिसमें सर्वे कराए जा रहे थे कि यहाँ ऋषिकेश में ये शिफ्ट कर दी जाए। इससे क्या हो रहा है कि जो यहाँ एक्चुअली गढ़वाल और कुमाऊं दो हिस्सों में बटा हुआ है पूरा प्रदेश, तो कुमाऊं के लोग नाराज हो रहे हैं कि गढ़वाल में हाई कोर्ट की बेंच आ रही है। तो उसके लिए एक जनमत संग्रह की बात की थी, लेकिन इस पर भी लोग नाराज हैं कि अस्थायी और अस्थायी दोनों तरीके से हाई कोर्ट की बेंच को क्यों इस तरीके से सर्वे पहले नहीं कराए गए हैं। हम्म। एम्स के में एक बहुत बड़ी खबर यह है कि एम्स के डॉक्टर, कल परीक्षा जो थी, उस परीक्षा में एम्स के 2 डॉक्टर ही संलिप्त पाए गए हैं नकल कराते हुए। और दुखद बात यह है कि बहुत छोटी रकम के लिए लोग कर रहे थे, 2-2 लाख रुपए के लिए ये पेपर करा रहे थे। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से लोग नकल करवाने का काम कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और जेल भेज दिया है। हम्म। बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा को लेकर, क्योंकि महेश जी जैसा आपने बताया कि अब देखिए सरकार दावे तो कर रही थी, लेकिन जिस तरह से बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु है वो वहां पर पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की जो व्यवस्था है वो ध्वस्त होती नजर आ रही है। लेकिन फिर भी सरकार जो है वो अथक प्रयास यहाँ पर कर रही है कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा वहां पर ना हो, और सुविधा देने के तमाम जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो खबरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रेस वार्ता में हम उन खबरों का जिक्र करते हैं जो आज पूरा दिन भर सुर्खियों में बनी रहेंगी, न्यूज चैनल्स पर जो आज हेडलाइन बनी रहेंगी, खबरों के फ्रंट पेज पर आज वो खबरें होंगी। उसके साथ ही सोशल मीडिया पर पूरा दिन ये खबरें ट्रेंड करने वाली है। तो ये वो खबरें थी जो आपके काम की है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।